ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे, और जीएसटी का सारा चीज हमने पढ़ लिया था। जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया था, किस स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट को रखा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि गोल्ड, जो एक भारत में बोलते हैं ना कि महिलाओं का सबसे पसंदीदा सामान है, महिला के पास कुछ रहे न रहे, सोना होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में गोल्ड की जितनी ज्यादा खपत है ना, उतना अगर गोल्ड को रिजर्व बैंक में रख दिया जाए तो इस देश की इकोनॉमी रातों रात ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो भारत का ये जो सोना है, भारत में सोना बहुत है, लेकिन वो सोना यूज में नहीं है, चलन में नहीं है, लोगों के घरों में बंद है। ठीक है, मंदिरों में तू देखते होगी करोड़ों करोड़ों का जो कि सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो अलग से है। ठीक है, लोग शादी ब्याह पर 3 किलो 4 किलो सोना दे देते हैं, वो अलग सिस्टम है। अगर ये सारा का सारा सोना कभी गवर्नमेंट घुसाई और कही कि जितने भी लोगों के घर में सोना है वो सब आना चाहिए कहाँ, रिजर्व बैंक में, तो वो देश, भारत देश पूरे विश्व में सबसे अमीर हो जाएगा। ठीक, हमारा ही रहेगा, लेकिन उससे जो प्राइसिंग बढ़ेगी। ठीक है, भारत के पास जो पैसा आएगा, भारत के पास जो पैसा आएगा, उस पैसे के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। हाँ, अरे पब्लिक कहाँ रखेगी, बैंक में। पब्लिक कहाँ रखेगी, बैंक में। बैंक में तू सोना रखेगी तो तुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, या तू सोने को रख करके उस पर लोन ले सकती है। जब बोलते हैं ना, जैसे कि तू कोई चीज गिरवी रख रही है, तेरा लैंड हो गया वगैरह हो गया, तो गोल्ड लोन ले सकती है। तो नॉर्मली सोना कैसा है, सोना कैश के बाद सबसे ज्यादा लिक्विडिटी में आता है सोना। यानी कि अगर तुझे जब इमरजेंसी पड़ी और तेरे पास पैसा नहीं है तो तू सोने से अपना काम चला सकती है, गोल्ड से। बात समझा ना। हाँ, ये जो सोना है, इसलिए लोगों के पास तू देखेगी थोड़ा बोड़ा भी अगर पैसा होता है तो मोस्टली फीमेल्स क्या करते हैं, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करवा लेती हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ था या जब सबकी जॉब चली गई थी तो बहुत लोगों की हेल्प किया था यही गोल्ड ने ही। बात समझा। तो सोना जो है, ये गोल्ड है, ये कैश के बाद सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसी की होती है तो ये गोल्ड की होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो गोल्ड हम खरीदने जाते हैं ना, तो गोल्ड खरीदते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और हॉल मार्किंग क्या होती है, और इसे गवर्नमेंट ने क्यों कंपलसरी किया। ठीक है, हॉल मार्किंग के बारे में सुना होगा तूने कई बार, तो उसके बारे में समझाऊंगा। और फिर गोल्ड खरीदते टाइम तुझे किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गोल्ड, हिंदी में क्या कहेंगे, सोना। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड यानी सोने की जो लिक्विडिटी है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है पहले बता। लिक्विडिटी के मामले में, लिक्विडिटी यानी जो इमरजेंसी में काम आता है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है कैश की, और कैश के बाद दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड। ठीक है, अब देख, ये जो गोल्ड होता है, ये गोल्ड को अगर हम कहेंगे जीएसटी में, या जीएसटी कितने परसेंट अप्लाई होता है गोल्ड पर, तो गोल्ड पर जीएसटी अप्लाई होता है 3%। ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगा कैसे। इस पर जीएसटी लगता है सोने पर कितना, 3%। अब देख, सोना कोई ऐसा चीज है नहीं कि जो किसी देश के अंदर मैन्युफैक्चर होता हो। ठीक है, किसी देश में मैन्युफैक्चर होता है क्या सोना, जैसे कि हमारे भारत में क्या ऐसा कोई कंपनी है जो सोना बनाती हो? नहीं, मोस्टली भारत में सोने को इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सोने को क्या किया जाता है, इंपोर्ट होता है। गोल्ड को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो भारत में आते ही इस पर लगता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, और एक कस्टम ड्यूटी 10% लगता है।
ठीक है, 10%। अभी जब मैं तुझे पूरा समझा दूंगा तो तू देखेगी सोने में ये जो पूरा का पूरा टैक्स स्लैब आता है वो 18% में चला जाता है। ठीक है, अभी जीएसटी कितना लगा है, 10%। और ये देश में आया है तो देश में आने के बाद कस्टम ड्यूटी कितना लगा इस पे, 10%। 10 और 3 13% तो हो गया यहाँ पे, है ना, 13% हो गया। अब इसको ध्यान रख, देख जैसे भारत में, देख जैसे कि तूने यूएई से ये गोल्ड खरीदा, ये गोल्ड तू इंपोर्ट करके लेके आई कहाँ पे, इंडिया में। मान ले कि यूएई में ये जो गोल्ड था 1 केजी, 1 केजी गोल्ड कितने का था, 1 लाख का, मान ले, ठीक है, 1 लाख का, 1 लाख का। अब इंडिया में आएगा तो इस पे कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी लगेगा, 10% कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी 10%, मतलब इंडिया में इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000, 10,000 रुपए इसकी होगी इंडिया में प्राइस। ठीक है, इंडिया में प्राइस। अब देख, अगर कोई इंसान ऐसा रॉ सोना खरीद लेता है पूरा का पूरा, ठीक है, रॉ सोना खरीदेगा तो उसे अब इस 1,10,000 पर 3% जीएसटी देना होगा। ठीक है, हाँ जैसे बिस्किट, ठीक है, उसका कोई ये सब गहना होना नहीं, गहना होना तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, इसको प्योर गोल्ड बोलते हैं, ये जो है ना बिस्किट वाला, ये प्योर गोल्ड है। ठीक है, प्योर गोल्ड। अगर तू ऐसे ही फॉर्मेट में खरीद लेती है बिना कुछ चीज बनाए, चाहे वो जैसे, हाँ, जब कुछ भी चीज अगर बनानी होगी, चाहे तू उसको क्वाइन में बनवाएगी या कोई उसका बैंगल्स बनवाएगी, सीकली बनवाएगी, कुछ भी करेगी, तो वो बनाने के लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। ठीक है, मेकिंग चार्जेस जिसको कहते हैं, तो मैं उसको उसके ऊपर अभी आऊंगा। लेकिन अभी तू पहले समझ, अगर तूने रॉ सोना खरीद लिया मतलब प्योर गोल्ड, ठीक है, प्योर गोल्ड खरीद लिया तो तुझे इस पर कितना परसेंट जीएसटी देना होगा, 3% जीएसटी, 3% जीएसटी। तो 1,10,000 का 3% निकालेगी, कितना आएगा, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 का 3%, ठीक है, 1, 2, 11,33, 3,300। ठीक है, 3,300, यानी 1,10,000 में मुझे कितना ऐड करना होगा अभी, 1,10,000 प्लस 3,300। ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐसे लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। 1,10,000 प्लस 3,300, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,1,3,3,0,0, यानी कि तुझे ये प्योर गोल्ड कितने में मिल गया, 1,13,300 में। ठीक है, और इस पर पूरा का पूरा टैक्स कितना हुआ, 10% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी। ठीक है, 3% जीएसटी। अब समझ कि तूने तूने यूएई से जो चीज मंगवाया था गोल्ड, यूएई से जो गोल्ड मंगवाया था इंडिया में, ठीक है, यहाँ था 1,00,000 रुपए का, 1,00,000, और इंडिया में आया 10% जीएसटी के साथ कितना हो गया, अरे 10% कस्टम ड्यूटी के साथ कितना हो गया, ये 1,10,000, 1,10,000। अब ये सोने पर क्या लगेगा, 3% जीएसटी, 3% जीएसटी, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 1,13,300 रुपया। ठीक है, 1,13,300 रुपया। लेकिन ये रॉ न लेकर के तूने कहा कि मुझे क्या करना है, इसका एक नेकलेस चाहिए। ठीक है, रिंग मैं लिखता हूँ, रिंग। ठीक है, रिंग, मुझे क्या चाहिए, रिंग चाहिए। अब देख, तेरा ये जो सोना था, ये सोना था पूरा हो गया था 1,13,300 रुपए का।
अब जब रिंग तू करेगी तो रिंग में कुछ क्या होगा, बनवाई लेगा, जिसे हम कहेंगे मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस। मान ले कि जो सोनार था उसने कहा कि तुम्हारा 1 किलो का जो सोना है, ठीक है, 1 kg का जो सोना है, मैं उस पर अपना बनवाई चार्जेस 10,000 रुपया लूंगा। ठीक है, कितना लूंगा? 10,000, क्योंकि 1 kg का सोना है तो मैं जो रिंग बनाऊंगा इसका वो 10,000 रुपया मैं अपना बनवाई चार्ज लूंगा। ठीक है, बनवाई चार्ज। अब देख, ये 10,000 उसका बनवाई चार्ज हुआ, लेकिन जब वो तुझे रिंग बनाकर देगा ना तो पहले इस 10,000 में वो 5% जीएसटी लगाएगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है जीएसटी ऑन मेकिंग चार्ज। ठीक है, जीएसटी ऑन मेकिंग चार्ज। तो 10,000 का 5% निकाले कि कितना आ जाएगा? 10,000 का 5%, 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया, 500 रुपया। अब देख टोटल कितना हो गया? टोटल 10,500। ठीक है, 10,500, 10,500। अब देख तुझे जो रिंग मिलेगा वो रिंग, पहले रिंग सोने में था, सोने की कीमत थी 1,13,300 रुपया। अब उसे रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ गया है, कितना? 10,500। और तुझे वो रिंग जो मिलेगी, रिंग रिंग उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? अब 1,13,300 प्लस 10,500, कितना हो गया? 0,0,8,3,2,1। ठीक है, 1,23,800 रुपए में तुझे वो रिंग मिल जाएगा। ये मैंने एक मोटा मोटा रफ आइडिया लेके बताया है, किस चीज के लिए? कि तुझे ये मैं दिखा सकूं कि गोल्ड पर कितना परसेंट चार्जेस जा रहा है। तो देख, गोल्ड पर टैक्स देखेगी तो यहाँ कस्टम ड्यूटी 10%, यहाँ पर 3% और यहाँ पर 5%, रफली सब मिला देगी तो 18% लग जाता है। ठीक है, 18% लग जाता है। इतना क्लियर हुआ? लेकिन जब तुझसे कोई पूछेगा कि गोल्ड पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है तो 3%। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तू प्योर गोल्ड लेगी तो सिर्फ वही 3% जीएसटी ही लगेगा। ठीक है, ना कि ये 5% मेकिंग चार्ज। लेकिन जैसे तू कोई भी ऑर्नामेंट लेती है, ज्वेलरी लेती है, तो उस पर मेकिंग चार्ज 5% लगता है। अब वो 5% डिपेंड करता है कि तेरा जो ऑर्नामेंट है वो कितने ग्राम का है। ठीक है, कितने ग्राम का है, और जो दुकानदार है वो पर ग्राम कितना मजदूरी लेता है अपना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, 1 kg का मजदूरी वो 10,000 ले रहा है, तो 10,000 पे 5% जीएसटी 500 रुपया, यानी टोटल वो कितना हो गया? 10,500 रुपया। और ये 10,500 तेरे इस पूरे गोल्ड में जुड़ जाएगा। बात समझ में? तो एक ये मोटा रफली आइडिया समझ में आया कि गोल्ड का कैसे कैसे रेट निकलेगा, और मैं कोई अगर सामान लेने जाऊंगी तो कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्चुअल डेटा में समझते हैं कि कैसे पूरा का पूरा काम करेगा। ठीक है, ओके, एक्चुअल डेटा में समझे? ओके, जैसे कि देख, अब जब भी तू कभी गोल्ड परचेस करने जाना तो तेरा पहला काम क्या होना चाहिए? ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत काम की चीज है। थिंग्स टू रिमेम्बर, थिंग्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग गोल्ड परचेस। ठीक है, थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या क्या चीजें याद रखनी है जब भी तू गोल्ड परचेस करने जाएगी। तो पहले जाने से पहले पहला स्टेप होगा कि तू ऑनलाइन क्या पता करेगी? ऑनलाइन गोल्ड का करंट डे का प्राइस। ठीक है, करंट डे का प्राइस। अब देख, ये प्राइस हर दिन घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, हर दिन 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कम ज्यादा होते रहती है। डिपेंड करता है कि गोल्ड की डिमांड कितनी है किस दिन। ठीक है, या स्टॉक मार्केट में क्या हलचल मची हुई है। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड खरीदने से पहले उस दिन का क्या करना है? करंट प्राइस चेक करना है। और देख, ये जो प्राइस है गोल्ड का, ये देश में अलग अलग शहरों में 100 रुपए, 200 रुपए ज्यादा रहता है। क्यों?
क्योंकि ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहां से जब गोल्ड आता है तो उसे दूसरे शहरों में ले जाने के लिए उस पर ट्रेवलिंग चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा। ठीक है, तो इसके लिए 100 रुपया 200 रुपए की तुझे बढ़ोतरी या कमी देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? पहला चीज क्या करेगी, करंट डे का प्राइस। ठीक है, करंट डे का प्राइस, जैसे मैं तुझे दिखाता हूँ यहाँ पर गोल्ड रेट। ठीक है, देख यहाँ पर अगर तू देखेगी तो ये आज है 5 मई। ठीक है, 5 मई, और आज का जो रेट है 10 ग्राम के 24 कैरेट का रेट। ठीक है, 24 कैरेट का है 53,115। कहाँ का? मुंबई का। ठीक है, मुंबई का। अब यही चीज तू अलग अलग अगर शहर का देखेगी, जो भी शहर तेरे इससे समुन्द्र से दूर होंगे, वहां पर 100 रुपया या 150 रुपया या 200 रुपया ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ देख, ये करंट प्राइस याद रख, 115 याद रख, 53 ये तो फिक्स है, इसका कुछ इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। यहाँ 100 जो 15 है इसमें चेंजेस देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ है मुंबई, और मुंबई के बाद मैं देखता हूँ जयपुर में। ठीक है, देख जयपुर में 40 रुपया हो गया, 15 से 40 रुपया हो गया। ठीक है, हाँ। अभी देख, यही चीज अगर मैं देखूं जैसे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में क्या हो गया, 250 रुपया हो गया। ठीक है, दिल्ली में 250 रुपया हो गया। वही अगर मैं नीचे अगर जाऊं जैसे विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में 230 रुपया हो गया। ठीक है, 230 रुपया हो गया। तो ऐसे अलग अलग शहरों में, कानपुर में देख और कम हो गया, मुंबई से भी कम कहाँ चल रहा है इसमें, कानपुर में चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग शहरों में ये घटता बढ़ता रहता है। तो तू जिस शहर में रहेगी उस शहर का करंट प्राइस देखेगी। लेकिन देख, तू जा रही है ऑर्नामेंट खरीदने, ना कि प्योर गोल्ड खरीदने। ये जो 10 ग्राम का प्राइस दिखा रहा है, ये 24 कैरेट गोल्ड का है, और 24 कैरेट गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनता है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड का अगर तू ऑर्नामेंट बनाएगी तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें लचीला बहुत होता है, और गोल्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। तो देख, 24 कैरेट का अगर सोना है तो उसका ऑर्नामेंट नहीं बनेगा। तो लोग मोस्टली किसका जो कि ऑर्डर करते हैं, या तो 22 कैरेट, या तो 18 कैरेट, या रेयर केस में 14 कैरेट। ठीक है, तो मोस्टली जो गोल्ड बिकता है वो 22 कैरेट का बिकता है। 22 कैरेट का मतलब उसमें 22, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता था उसमें 22 पार्टिकल गोल्ड रहेगा, और 2 पार्टिकल क्या हो जाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, इसको मिलाएंगे, ताकि जब उससे वो लोग कोई रिंग बनाए या कोई नेकलेस बनाए तो मजबूत हो सके। बात समझ में आई? तो तुझे क्या देखना है, कौन से गोल्ड का प्राइस देखना है, 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। ठीक है, तो देख मैं यहाँ देखता हूँ गोल्ड रेट इन मुंबई 5 मई। ठीक है, अब देख जैसे ही ओपन करेगी तुझे यहाँ दिखाई देगा, देख जैसे यहाँ पे देख, टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस। ठीक है, यहाँ देख ये 22 कैरेट का है, और यहाँ है तेरा यस्टरडे का। तो यस्टरडे से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें किसका लेना देना है, टुडे का। और टुडे का भी जब देखना तो तू 10 ग्राम का मत देखना, तू 1 ग्राम का देखना। क्यों? क्योंकि जब तू सोना लेने जाती है तो मोस्टली 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम इतने का ही लोग लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े हाई फाई अब मुकेश अंबानी हो तो पूरा दुकान खरीद लेंगे, उसका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मिड रेंज वाले। तो तू 1 ग्राम का देख लेना। जैसे यहाँ पर चल रहा है 1 ग्राम का 4,740 रुपया। कितने कैरेट का, 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। यानी तुझे पता क्या करना है, ऑनलाइन गोल्ड करंट डे प्राइस कितने कैरेट का, गोल्ड 22 कैरेट का, 22 कैरेट का, और कितने ग्राम का, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। 1 ग्राम का रहेगा पता तो तुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि 1 ग्राम का 10,000 रुपया है, और तूने सोना लिया 5 ग्राम का, तो तू फटाक से कैलकुलेट कर लेगी ना, 1 ग्राम का 10,000, और तो 5 ग्राम का 5 दाम 50,000, है ना। तो 1 ग्राम का रहेगा, जैसे 1 रुपया में 1 आम, तो 10 रुपया में 10 आम, फटाक से कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी तू यही चीज पता करके रख, जैसे 10 ग्राम का 20,000 है,
और तूने लिया 3 ग्राम का, तब तुझे डिवाइड करना होगा। थोड़ा सा दिमाग में, अरे 20, 10 ग्राम का 20,000, तो 3 ग्राम का मैं डिवाइड करूँ, काटू कूटू, फिर ऐसे निकलेगा। लेकिन अगर 1 ग्राम का पता रहेगा तो तू फटाक से मल्टीप्लाई करके निकाल लेगी। इतना क्लियर हुआ? तुझे पहली चीज क्या पता करनी है, उस डे का, करंट डे का गोल्ड का प्राइस 1 ग्राम का 22 कैरेट का, ठीक है, 22 कैरेट का। इतना चीज जब पता कर लेगी फिर जाना वहां पे, कहाँ पे, तो सोनार के पास, और तुझे जो चीज लेना रहेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे जैसे मैंने खरीदा एक रिंग, ठीक है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैंने खरीदा एक रिंग, ठीक है, रिंग। अब उस रिंग का, जिस दिन मैंने रिंग खरीदा उस दिन उस रिंग का जो प्राइस था, ठीक है, प्राइस था 1 ग्राम का 4,932 रुपया था, ठीक है। देख, 22 कैरेट सोने का, 22 कैरेट, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने खरीदा, ठीक है, जिस दिन मैंने खरीदा 22 कैरेट का मतलब कि रिंग। लेकिन उस दिन 22 कैरेट के 1 ग्राम गोल्ड की जो कीमत थी वो थी 4,932 रुपए। कितना? 1 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी थी? 4923। कितने कैरेट का? अबे कैरेट पूछ रहा हूँ, ग्राम नहीं, कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। तो बता, अगर मैं 24 कैरेट का कोई दाम पूछूंगा तो इस 4,932 से ज्यादा रहेगा या सस्ता रहेगा? 24 कैरेट महंगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। 22 कैरेट में क्या रहेगा कि जैसे 22 जो पार्टिकल होते हैं वो गोल्ड के होते हैं, पार्टिकल गोल्ड के रहेंगे, ठीक है। और इसमें 2 पार्टिकल क्या होते हैं, कोई एलॉय रहेगा, एलॉय या दूसरा मेटल, अदर मेटल, मेटल जैसे कि कॉपर हो सकता है, ठीक है, टीन हो सकता है, ऐसा टीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ, तो देख, इस 22 कैरेट में तुझे जो गोल्ड की प्योरिटी मिलती है, ठीक है, 22 कैरेट में तुझे जो गोल्ड की प्योरिटी मिलती है वो लगभग 91% मिलती है। कितने परसेंट गोल्ड रहता है? लगभग 91.6% गोल्ड रहता है, और बाकी का दूसरा चीज मिला हुआ रहता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी तू इस पे फोकस मत कर, ध्यान दे, अभी तू इस पे फोकस मत कर। अभी हम लोग पहले सोना खरीदने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देख, मैंने 22 कैरेट का क्या खरीदा, रिंग खरीदा, और उस दिन 1 ग्राम सोने की जो कीमत थी वो 4,932 रुपए थी। लेकिन मेरा जो रिंग था, उस रिंग का वजन था, उस रिंग का वजन था 5.14 ग्राम। रिंग का वेट कितना था? 5.14 ग्राम, ठीक है, 5.14 ग्राम। अब बता, 1 ग्राम की कीमत 4,932 रुपया है, 1 ग्राम की कीमत 4,932 रुपए है, तो 5.14 ग्राम का कितना हो जाएगा? जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 5.14 मल्टीप्लाई बाई 4932। कैलकुलेटर है? हाँ, तो मल्टीप्लाई करके बता फटाक से। 5.14 मल्टीप्लाई बाई 4932। हाँ, 24 की 25, हाँ, 25,350.48, 25,350.48, ये मेरा किसका प्राइस आ गया? इस गोल्ड का, ठीक है, मतलब मेरे रिंग का। अब इस रिंग पर लगेगा 3% क्या? जीएसटी, ठीक है, 3% जीएसटी। तो देख, अब मैं यहाँ निकालता हूँ 3% जीएसटी ऑन रिंग, ठीक है, 3% जीएसटी ऑन रिंग। तो रिंग की कीमत कितनी थी? रिंग की कीमत थी
25,350, 25,350, 25,350.48 का 3%। फटाक से निकाल दे कितना आता है, कितना आएगा? कितना? 750.51 रुपीज। ये आ गया 3% जीएसटी। यानी कि मेरे जो रिंग में है ये कितना पैसा, जो 25,350 था, इसमें 750 रुपया और ऐड हो जाएगा। ठीक है, पक्का 750 ही आया है? अरे यार, वही तो बोल रहा हूँ, 760.51। ठीक है, 760.51। अब ये जो 760.51 है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो देख कितना आ जाएगा, 25,350.48 प्लस कितना है, 760.51। बता कितना आएगा? 26,110, 110 और 99। हाँ, 26,110.99 रुपीज आ गया। किसका? ये जो है मेरे रिंग का टोटल, लेकिन जीएसटी के साथ। लेकिन अभी इस रिंग को बनाने की कीमत, ठीक है, इस रिंग को बनाने की कीमत, तो ज्वेलर से पूछा कि भाई तुम्हारा कीमत कितना है, तो उसने कहा कि मैं 10 ग्राम का 4,000 रुपया लेता हूँ। 10 ग्राम का अगर तुम्हारा सोना है तो मेकिंग चार्ज कितना लगाता है? 4,000। हाँ, मेकिंग चार्ज इसमें कहा कि 10 ग्राम पर, 10 ग्राम सोने पर मैं 4,000 रुपया मेकिंग चार्ज लेता हूँ। तो बता मेरा सोना कितने का है? 5.14 ग्राम का है। ठीक है, 5.14 ग्राम पर कितना रुपया लेगा? चले निकाल के बताओ। देख, एक्स हो जाएगा, सुनना, 4,000 गुणते 5.14 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से चला गया। अब बता इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 2 शून्य से वो चला गया, 514 गुणते 4 कितना हो जाएगा? 5 चौका 4, कर जल्दी से फटाक से, 2,056। ठीक है, 2,056 रुपए। ये मेरे इतने के 5.14 ग्राम के सोने पर इसका मेकिंग चार्जेस कितना आ जाएगा? 2,056 मेकिंग चार्जेस आया। अब ये इस मेकिंग चार्जेस पर 5% जीएसटी ठोकेगा। ठीक है, तो 2,056 का 5% निकाल, 5% जीएसटी ऑन मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज तो कितना है मेरा? 2,056 गुणे 5/100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 102.8 इतना रुपया आ गया जीएसटी इस पर, मेकिंग चार्जेस पर। अब उस मेकिंग चार्जेस में ये जीएसटी जोड़ दे। ठीक है, मेकिंग चार्जेस में ये जीएसटी जोड़ दे, तो कितना था? 2,056 प्लस 102.8, तो कितना आ जाएगा? 628 512, 2,158.8 रुपए इसका पूरा मेकिंग चार्जेस आ गया। अब मेरा जो टोटल रिंग है, रिंग, अब टोटल रिंग की प्राइस निकाला। टोटल रिंग, टोटल रिंग प्राइस। ठीक है, टोटल रिंग की प्राइस निकाल। तो टोटल रिंग की प्राइस हमने उधर देखा था पहले, कितना निकला था? ये 26,110.99, 26,110, 26,110.99।
और प्लस इसमें कितना जोड़ेगी 2158.8। ठीक है, अब बता टोटल कितना हो जाएगा 28,269.79 रुपीज। यानी कि मेरा जो रिंग पड़ेगा वो मुझे कितने का पड़ेगा 28,269.79 का पड़ेगा। कितना रिंग की कीमत ग्राम, कितने ग्राम का रिंग था, तो रिंग था मेरा 5.14 ग्राम का। कितने कैरेट का, तो 22 कैरेट का। समझ में आ गया, समझ में आया क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से जब कोई ऑर्नामेंट खरीदने जाती है तो इस तरीके से चार्जेस लगते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखना कि लोगों को करंट डे का चार्ज तो पता रहता है, लेकिन इसके अंदर कैसे कैसे ये कैलकुलेशन होता है ये पता नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को दिखा देते हैं उस दिन का करंट 24 कैरेट का प्राइस। ठीक है, 24 कैरेट का प्राइस, और वो लोग उन्हें सोना कितने का देते हैं 22 कैरेट का। ठीक है, तो जब तू 24 कैरेट और 22 कैरेट का सोना लेगी तो तुझे अगर रफली कम वेट का है तो 1000 का फर्क आएगा, लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ेगा पैसा भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 1000 का वो लोग घपला मारते हैं ऐसे में करके। ठीक है, तो जब जाना कहीं सोना वोना खरीदने तो उससे पूरा पूछना कि देख तू बता मुझे कि तेरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे है, उससे बिल लेना पूरा प्रॉपरली। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कि सोना खरीदते टाइम जब जाओगे तो वो सोना ऑथेंटिक है या नहीं है, उसे कैसे पता करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो 22 कैरेट का ही है कि नहीं है, क्योंकि हर कैरेट का अपना एक कोड होता है। ठीक है, जैसे अगर सोना 22 कैरेट का है तो उस सोने पर तुझे कुछ नंबर लिखा होगा। ठीक है, जैसे 916 ये नंबर लिखा रहता है, सोने की प्योरिटी को बताता है कि ये जो सोना है, जिस सोने से ये ऑर्नामेंट बना है वो कितने कैरेट का है। 916 22 कैरेट का होता है, 990 24 कैरेट का होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, देख जब भी सोना खरीदने जाएगी तो तुझे सोने पर 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहली बात, तू जाएगी तो तुझे देखना है कि कितने कैरेट का तू सोना लेने जा रही है, वो उसका नंबरिंग उस पर लिखा है कि नहीं। ये जो देख 196 है और 916 है, ये गोल्ड की प्योरिटी को बता रहा है, यानी कि ये 24 कैरेट का सोना है, अरे 22 कैरेट का सोना है। ठीक है, देख 22 कैरेट सोने का जो ये होता है कोड होता है वो होता है 916, और 24 कैरेट सोने का जो कोड होता है वो होता है 990। ठीक है, तो अगर सोना 24 कैरेट का रहेगा तो उस पर लिखा रहेगा 990, लेकिन 22 कैरेट का रहेगा तो लिखा रहेगा 916। देख 22 कैरेट के गोल्ड में तुझे लगभग 91.6% सोना मिलता है। कितना 91.6% गोल्ड मिलता है, और बाकी क्या रहता है अलॉय रहते हैं, दूसरे मेटल रहते हैं। और 24 कैरेट वाले में तुझे 99.9% गोल्ड मिलता है। बात समझ में आया, ओके। और क्या चीज देखेगी, तू देखेगी कि ये जो प्योरिटी है ना, मतलब कि सोने की ये प्योरिटी ये कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है। ठीक है, वो गोल्ड को ले जाएगी या उस दुकानदार को जाकर के अपने सोने को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि भैया हमारे यहाँ जो भी सोना है वो कितने कितने कैरेट का है, उस पर नंबरिंग डालने का काम किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का रहेगा। ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन पर जो इंस्टीट्यूशन ने कहा कि ये सोना 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, उसका लोगो रहेगा यहाँ। ठीक है, उसका लोगो, तो उससे तुझे पता चलेगा कि तेरे शहर में वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस सोने को चेक करके बताता है कि ये कितने कैरेट का है। ठीक है, तो दूसरा चीज का लोगो रहता है। इतना क्लियर है। हाँ, तीसरा चीज क्या रहेगा कि जो दुकानदार है उस दुकानदार का लोगो रहेगा। जैसे कि जैसे अगर तू अपना कोई बिजनेस चालू करेगी या यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब कोई रहता है तो उनका अपना एक लोगो रहता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। वैसे ही
जो दुकानदार सोना बेच रहा है उसके दुकान का कोई ना कोई लोगो रहेगा। जैसे अगर कनकिया ज्वेलर्स है, ठीक है, कनकिया है या कल्याण ज्वेलर्स है, तो उस पर के लिखा रहेगा या कुछ भी लिखा रहेगा जो उनका लोगो रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तूने सोना उन्हीं के यहाँ से खरीदा है, तेरे पास रिसीट रहेगी, वो लोगो रहेगा, तो जब कभी तू सोना बेचने जाएगी तो वो लोग नौटंकी नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि तू सोना एक दुकान से खरीदेगी और दूसरे दुकान पे बेचने जाएगी तो वो दूसरा दुकानदार वाला कहेगा इस सोने में इतना परसेंट नहीं, इतना परसेंट मिलावट है। तू कहेगी ये तो 22 कैरेट का है, तो कहेगा नहीं नहीं, ये तो 14 ही कैरेट का है। ठीक है, 14 ही कैरेट का है। तो देख, ये 22 कैरेट का है या 14 कैरेट का है, कौन बता देगा? 916, ये जो कोड रहेगा। ठीक है, ये कोड रहेगा, तो ये कोड से तो पता चल जाएगा कि हाँ, अगर 916 है तो 22 कैरेट का है, 990 है तो 24 कैरेट का है। ठीक है, वैसे ही 14 कैरेट का भी अलग कोड होता है, वो नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो लोगो रहेगा, तो अगर जिस दुकान से ली रहेगी वो दुकान वाला इनकार नहीं कर पाएगा कि नहीं नहीं, ये मेरे दुकान से नहीं लिया हुआ है ना। तो तू उसके दुकान पर जितने का सोना ली रहेगी, रिटर्न जब करने जाएगी तो कुछ अपना मेकिंग चार्जेस वो काट के बाकी उतने भाव में सोना वो ले सकता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या रहती है इसपे कि ये जो ऑर्नामेंट है, ये ऑर्नामेंट है, ये कब बना है, कौन से सन में। ठीक है, जैसे कि 2015 का कोई चीज बना हुआ है तो इस पर 2015 का लिखा रहेगा। ठीक है, 2015 लिखा रहेगा, बात समझ में आई। डेट रहता है, ईयर ऑफ हॉल मार्किंग, ईयर ऑफ हॉल मार्किंग, ये कब का बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और इन सब चीजों की जांच करता है, ये सारा का सारा चीज है कि नहीं है, ये सबकी ये जांच करता है बीएसआई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बीएसआई, यानी अगर किसी सोने पर बीएसआई का लोगो है तो ये सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक है, किसी ने गलत नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि जब ये सब सारा सारा चीज सही है या नहीं है तभी बीएसआई का लोगो लगता है उस पर, है कि नहीं। जैसे तू कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाएगी, जैसे मोटर सीखना है तो लाइसेंस बनवाने जाएगी, तो लाइसेंस में तूने ड्राइविंग का पूरा सही से टेस्टिंग किया है या नहीं किया है। जब टेस्टिंग अगर सही रहेगा तभी ना वो लोग तेरा कार्ड बना के देंगे। हेलो, आवाज लेट जा रही है क्या? हाँ, लेट जा रही है। ठीक है, तो देख, सारा प्रोसेस होने के बाद इस पर क्या देखना है, ये बीएसआई का मार्किंग देखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये सारी चीजें मिल करके बीएसआई की मार्किंग, सोने की प्योरिटी, सेंटर का नाम, ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और ज्वेलरी कब की बनी है, इन सब को मिला करके कहा जाता है हॉल मार्किंग। ठीक है, इन सबको मिला करके क्या कहते हैं, हॉल मार्किंग। तो हॉल मार्किंग कोई एक चीज नहीं होता है कि खाली ये बीएसआई का लोगो लगा दिया या ये नंबर लिख दिया तो हॉल मार्किंग हो गया। इन सारी चीजों को मिलाकर कहते हैं हॉल मार्किंग। समझ में आया? ओके, तो गोल्ड परचेस करने से पहले तुझे किस किस चीजों का ध्यान रखना है, और सारी की सारी चीज क्लियर हो गई। तो गोल्ड लेने के बाद उसका रेट अच्छे से निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है? कोई और दिक्कत में, कोई परेशानी कि क्या चीज है वो समझ में नहीं आया हो? गोल्ड पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज होना चाहिए? हॉल मार्किंग। ठीक है, ये हॉल मार्किंग में बीएसआई का लोगो देख लेना, क्योंकि देख, ये बीएसआई का लोगो हर दुकान वाले नहीं डलाते, क्योंकि इसके सबको इतना प्रोसेस करवाएगी तो खर्चा जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस करवाने जाएगी तो खर्चा जाएगा। तो मोस्टली जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर का होता है ना सालाना, बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं, उन्हीं के पर ये पांचों पांचों मिल सकता है। नहीं तो कुछ कुछ लोगों पर, जो छोटे दुकानदार होते हैं, उन पर सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, और उनके दुकान का लोगो मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें भी ध्यान में रखना कि छोटा दुकानदार है तो ऐसा रहेगा। अब पता ये नहीं हो कि कोई छोटा दुकानदार है तो वहां जाके लड़ जाए, अरे इस पे जो कि साला तुम्हारे पर ये सब तो है ही नहीं, तो उससे पूछ लेना। वैसे नॉर्मली तेरा टर्नओवर वो थोड़ी वो लोग बताएंगे कि मेरा टर्नओवर इतना है, लेकिन दुकान के साइज वाइज से देख के तू पता लगा सकती है, अच्छा हाँ इतना ही रहेगा इसका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सोने के खरीद बिक्री में अब देख, सोना सबसे सस्ता कब हो जाता है, तो माहौल देश में ना एक ट्रेंड चलता है
कि जैसे पंडित लोग क्या कर देते हैं कि एक खरमास वाला टाइम लगा देते हैं। जैसे जैसे ही खिचड़ी आने वाला रहता है ना, जनवरी का 14, जैन 14 को खिचड़ी रहता है अपना, मकर संक्रांति 14 को आती है, तो दिसंबर 14 से लेकर के मकर संक्रांति के 14 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको लोग कहते हैं खरमास। खरमास। और इस टाइम पीरियड में जो पंडित जी लोग होते हैं, पंडित जी लोग ये क्या कहते हैं कि इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं करना चाहिए। और इस वक्त में भारत में बहुत जनसंख्या पागल है, वो सोने को नहीं खरीदती है, सोने का दाम घटा रहता है, और जो दिमागदार रहता है इसी महीनों में सोना खरीद लेगा। बात समझ रहे? तो घर में अगर कुछ ऐसा रहे कि सोने वोने खरीदने का माहौल बन रहा है, तो कहना ये महीने में खरीदो, काफी सस्ता मिल जाएगा, सोने का रेट बहुत गिर गया रहता है। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो किसी पंडित उंडित जी को पकड़ के पूछ लेना, मिश्रा जी को, कि अच्छा मिश्रा जी, कौन से टाइम में शुभ काम नहीं करना है, और जब वो बोले शुभ काम नहीं करना है, उसी समय शुभ काम कर देना है। ठीक है, बोलना जो होगा वो हम देख लेंगे। बात समझ में आई? देख, शुभ अशुभ ये मिडिल क्लास के चोचले हैं, अपर क्लास वालों के लिए कोई भी चीज शुभ अशुभ नहीं होती है। बात समझ में आया? इतना पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है सोना वोना खरीदने का? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।